8. सारी सच्चाई तो सामने आ गई थी। उसी वक्त पुलिस ने पूरी विला की छानबीन करी और विला से अलग अलग तरह की चीजें प्राप्त हुई। उसी वक्त रंजन रॉय को हिरासत में ले लिया गया। वो बार बार बाहर जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी रियायत नहीं बरती। उससे प्रॉपर पूछताछ करी और पूछताछ करने पर उसने जो बताया वो सच बहुत ज्यादा अजीब था। रंजन रॉय ने यह कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी को मारा है। अब यह सच तो बहुत अलग था। उसका पहले पुलिस से यह कहना था कि उसकी पत्नी अचानक से गुमशुदा हो गई थी। फिर उसने पुलिस को एक अलग बयान दिया कि उसकी पत्नी को कार्डियक अरेस्ट आया। फिर उसने अब यह बयान दिया कि उसने ही अपनी पत्नी को मारा है और उसकी पत्नी को मारकर उसकी बॉडी पूरी तरीके से जला दी, ताकि किसी को भी भनक ना लगे कि उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ है। बड़ी अजीब सी चीज थी। कई सारे गांव वालों का यह मानना था कि रंजन रॉय की पत्नी या तो भाग गई है या तो उसने खुदकुशी करी है या कुछ ऐसा हुआ है। रंजन रॉय रोते रोते ये सारा गुनाह कबूल करता है और इसी के साथ साथ छानबीन में एक और चीज सामने आती है। रंजन रॉय की जो बीवी है नेहा रॉय, उसकी जर्नल, उसकी डायरी में एक अजीब सी चीज लिखी हुई थी, बहुत ज्यादा अजीब। उसकी डायरी में साफ साफ लिखा हुआ था कि रंजन बहुत ज्यादा बदल गया है, पैसों को लेकर बौखलाया रहता है। मुझे डर लगता है, उसे मेरी जरूरत नहीं है, उसे मेरे नाम पर पॉलिसी चाहिए। अगर मैं मरूं तो यकीन मत करना कि मैंने खुदकुशी की थी। अब यहां से एक और ट्विस्ट सामने आता है कि जो रंजन रॉय है उसने अपनी बीवी को शायद पैसे के लिए मार डाला, और शायद नहीं, थोड़े ही दिनों में एक और विक्टिम सामने आता है और वो होता है विवेक अग्निहोत्री। विवेक एक पॉलिसी बेचने वाला इंसान होता है जो कि रंजन रॉय का ही दोस्त होता है। उसे भी पुलिस हिरासत में लेती है और वो बताता है कि अपनी पत्नी के मरने से पहले ही उसने पॉलिसी क्लेम कर दी थी। इसका मतलब विवेक और रंजन दोनों जानते थे कि उसकी पत्नी को कैसे मारना है। विवेक ने पूरे प्लान को बहुत ज्यादा डर कर पुलिस से सब कुछ बताया। विवेक बताता है कि एक दिन रंजन रॉय उसके घर में आता है और वो उससे कहता है कि उसकी पत्नी का कहीं और अफेयर चल रहा है और इस अफेयर के चलते अब वो और टॉलरेट नहीं करेगा, वो उसे मार कर उसकी पूरी पॉलिसी अपने नाम कर लेगा और यहां से लेकर हमेशा के लिए चला जाएगा। विवेक, जो कि खुद भी एक आरोपी था, उसने उसको यह सलाह दी कि पत्नी को इतनी शातिरता से मारो कि किसी को पता ना चले और वो पॉलिसी को पूरा का पूरा क्लेम करा देगा। बट विवेक को उस पॉलिसी का आधा पैसा चाहिए और विवेक आधा पैसा लेकर खुश हो जाता है। विवेक बताता है कि एक रात वो रंजन रॉय के घर गया और वहां पर रंजन रॉय ने अपनी बीवी को मारने की ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। रंजन रॉय ने बकायदा अपनी बीवी को सेडेट्स देकर उसे बेहोश करा। उसके बाद किसी ऐसे एक्सपर्ट को बुलाकर जो ठीक से बॉडी से अंग निकाल ले, उसे बुलाकर उसकी आंखें ऐसे निकलवा दी जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो। दरअसल एक केमिकल भी आता है जिसके जरिए खून पूरा का पूरा बॉडी में सूख जाता है। रंजन रॉय ने अपनी बीवी को बेहोशी की हालत में वही केमिकल दिलवाया और उसके बाद उस एक्सपर्ट ने, जिसको रंजन रॉय ने बुलाया था, उसने रंजन रॉय की बीवी नेहा रॉय की आंखें धीरे से निकाल ली और ऐसे जैसे किसी को पता भी ना चले। उसके बाद रंजन रॉय ने एक ग्लव्स पहनकर अपनी ही बीवी के हाथों खुद को जलवा दिया। तो ये एक खुदकुशी भी हो गई और उसकी बीवी के बारे में किसी को पता भी नहीं चला। उसकी जो राख थी वो उसे जाकर शायद कहीं पर गाड़ आया या फिर बहा आया होगा, कोई सबूत भी नहीं मिला। इसीलिए कुछ कुछ गांव वालों का ये कहना था कि उन्होंने देखा है खुदकुशी होते हुए। अब केस के धीरे धीरे सारे के सारे पहलू खुल रहे थे। विवेक अग्निहोत्री ने जो भयानक घटना का उल्लेख किया था वो सच में निंदनीय थी, बहुत ही ज्यादा अजीब थी। कितना अजीब लगता है जब कोई अपना ही इंसान अपने ही किसी पैसे के लालच की वजह से अपनी ही बीवी को मार डाले। बहुत ही अजीब था। रंजन रॉय ने इस गुनाह को कबूल किया और विवेक अग्निहोत्री सहित रंजन रॉय, ये लोग जेल में हमेशा के लिए बंद हो गए। इनको धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी गई और सब कुछ शांत हो गया। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कितना नॉर्मल केस था और बहुत ही अजीब तरीके से जो प्लान्ड आउट था, तो इसमें सुपरनैचुरल क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सुपरनैचुरल एंगल कहाँ जुड़ा हुआ था। कभी कभी कहते हैं ना कि आप जिस केस की तह तक पहुंच जाते हैं, दरअसल वो तय नहीं होती।
उसकी भी गहराई में एक और परत छुपी होती है जिसे शायद आम तौर पर कोई भी ना देख पाता हो, या फिर जो परत सामने होते हुए भी इनविजिबल होती हो। कुछ ऐसा ही हुआ उस केस के सॉल्व होने के करीबन 1 साल के बाद। ठीक 1 साल के बाद मेरे पास एक मेल आता है। मैं उस मेल को ओपन करता हूँ, नो सब्जेक्ट लिखा होता है और वो जो सेंडर होता है उसका भी कोई नाम नहीं होता है। मैं जब उस मेल को ओपन करता हूँ तो उसमें एक वीडियो का लिंक होता है और एक टेक्स्ट होता है। उस टेक्स्ट में ये प्रॉपर लिखा होता है कि तुमने रंजन को तो पकड़वा दिया, लेकिन तुमने जो देखा वो सब कुछ नहीं था, कुछ है जो अभी भी अधूरा है। और साथ में एक वीडियो का लिंक भी था। जब इस वीडियो के लिंक को मैंने खोला तो मैं क्या देखता हूँ कि ये उस दिन का सीसीटीवी फुटेज है जिस दिन रंजन रॉय के घर विवेक अग्निहोत्री जाता है और जिस दिन इसकी बीवी को मारा गया होता है। अब बड़े ही ताज्जुब की बात है कि उस दिन एक तांत्रिक के भेष में कोई इंसान विवेक अग्निहोत्री के ठीक बाद उस विला के अंदर जा रहा होता है। वीडियो कट हो जाती है वहां से और सेकंड वीडियो में एक हवा में लहराता हुआ सफेद कपड़ा और एक औरत की चीख होती है और वो औरत कहती है कि मुझे मत जलाओ, मेरे पेट में एक बच्चा है। मुझे बहुत ज्यादा झटका लगता है ये सारी चीजें देखकर कि अभी अभी तो मैंने ये प्रूव करा कि इस विला में कोई भी तरीके का भूत एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सब जो हो रहा था ये रंजन रॉय और विवेक अग्निहोत्री समेत वो जो 2 लोग उस विला में थे जिन्हें रंजन रॉय ने ही अपॉइंट किया है, शायद उनकी वजह से हो रहा हो। तो अब ये भूत क्यों? मैंने तुरंत अपने उस लॉयर दोस्त को फोन मिलाया जिसने ये केस पूरा लिया हुआ था। मैंने उसको पूछा भी कि क्या तुम्हारे पास कोई मेल आया? वो भी घबरा कर कहता है कि उसके पास भी यही सेम मेल गया है और इस मेल की लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही क्योंकि वीपीएन के थ्रू ये मेल आया है, तो हमेशा इसकी आईपी बाउंस हो रही है। इसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता किसी को नहीं चल रहा। मैं बहुत ज्यादा शॉक में आ गया कि आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है। और उस वीडियो के अंत में एक चीज और थी। वीडियो के अंत में एक डायरी थी जो बार बार कोई पटक रहा था। वो डायरी दिख रही थी साफ साफ। क्या थी वो? नेहा की वही जर्नल थी जो शायद पुलिस ने बरामद करी थी। मैंने किसी तरीके से अपने लॉयर दोस्त से वो जर्नल को निकलवाने के लिए बोला। जब उस डायरी को मैंने वापस से पढ़ा तो उस डायरी में एक और चीज सामने आई, एक नाम जो मैंने पढ़ते समय इग्नोर कर दिया था और वो नाम था निशा। अब ये मेरे लिए बहुत यूनिक था क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि जो कुछ भी है निशा को सब कुछ पता है। उसके नंबर के साथ मैंने उसी वक्त उसको फोन किया और जब मैंने निशा को फोन किया तो वो बहुत ही घबराते हुए एक चीज बोलने लगी। मैंने जब निशा को पुलिस की धमकी दी और ये जोर देकर पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि तुम क्या जानती हो नेहा रॉय के बारे में और उसके कत्ल के बारे में, तो वो घबरा कर मुझसे कहने लगी, मैं उसे बचा नहीं पाई। मुझे पता था वो नहीं बच पाएगी। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता। अब मैं उसे हर रात सपने में देखती हूँ। मेरी जिंदगी बेकार कर दी उसने। मैंने उसको पूछा कि जिंदगी बेकार कर दी है, सपने में दिखती है, मतलब ये केस तो पूरा सॉल्व हो गया है, तो तुम्हें क्यों दिख रही है? निशा बिल्कुल चुप रहती है। थोड़ी देर तक कोई भी आवाज नहीं आती। मैं उसे फिर से पूछता हूँ कि क्या कत्ल के बारे में तुम्हें पता है? तो निशा घबराते हुए मुझसे कहती है, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे सिर्फ रोहित और विवेक ही थे जिन्होंने नेहा को मारा है? वहाँ पर कुछ और भी था। मैंने जब निशा की पूरी बात सुनी तो उसी वक्त मैं अपने लॉयर दोस्त के साथ निशा के घर निकल गया। निशा के घर जाने पर जो उसने मुझे बात बताई वो सोच और समझ के परे थी। उसने मुझे बताया कि उस विला में एक कोना है, उस कोने में कुछ गड़ा हुआ है और जो भी चीज हो रही है सब उसी की वजह से हो रही है। दरअसल निशा भी उस रात उस घर में मौजूद थी। निशा, विवेक, रंजन रॉय और वो तांत्रिक। निशा बताती है कि वो रंजन रॉय और उसकी बीवी की म्यूचुअल दोस्त थी। उसकी बीवी कभी कभी उसे कॉल करके बताती भी थी कि एक तांत्रिक आया जाया करता है, वो पैसे लिया करता है उसके पति से। उसको बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं थी। नेहा रॉय को बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं थी कि कोई तांत्रिक से रंजन रॉय मिले। जब उसने ऑब्जेक्शन किया और जिस दिन उसको मारा गया उस दिन तांत्रिक ने बहुत झुंझला कर और बहुत ही परेशान होकर बोला कि वो अब इसकी आत्मा को यहीं बांध देगा। और ये सारी की सारी चीज निशा देख रही थी। जब पूरी तरीके से नेहा की लाश जल जाती है तो तांत्रिक उसकी लाश से निकली भस्म को उठाकर एक पुतले में लपेट देता है और उस पर एक लाल कपड़ा लगाकर कहीं गाड़ देता है। वो चीज वहीं पर थी। जैसा निशा ने मुझे बताया हम लोगों ने वैसा ही फॉलो किया और हम लोग तुरंत उस विला में गए। जब हम लोग उस विला में पहुंचे और उस जगह को खोदा तो एक्चुअली में वहां पर एक
पुतला था जो कि बड़ा अजीब सा था, जिसके ऊपर एक लाल कपड़ा बंधा था और उस लाल कपड़े के ऊपर काले धागे की एक परत। उस पुतले के हाथ में एक कागज था। उस कागज में बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से कोई मंत्र लिखा हुआ था। जब मैंने उस मंत्र को ध्यान से देखा तो वो मंत्र एक साबर मंत्र था। साबर मंत्र भगवान शिव के द्वारा कहे गए कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि आमतौर पर लोगों को मिलते नहीं हैं। तो ये तांत्रिक क्या सच में एक जानकार था? मुझे लगा कि हो ना हो यहाँ पर जरूर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हम सबके सोच के परे हैं। मैंने उस पुतले को निकाला। उसके साथ साथ एक कबूतर भी वहां पर मरा हुआ था, लेकिन उस कबूतर का पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। मुझे ये तंत्र तो समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने उसी वक्त उस पुतले और उस कबूतर को निकाल कर उनके विला के अंदर ही उसके आंगन में उसका संस्कार किया। संस्कार करने के बाद चीजें ऐसे प्रतीत हुई जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। सब कुछ शांत, एकदम अजीब सा। और उसी समय मेरे लॉयर दोस्त को एक फोन आता है। वो फोन जेल के किसी अधिकारी का होता है। वो जेल का अधिकारी कहता है कि 9:45 पर रंजन रॉय और विवेक अग्निहोत्री की अकस्मात मृत्यु हो गई है। मैंने जब घड़ी में टाइम देखा तो संस्कार का टाइम भी 9:45 था। वो लोग खून की उल्टी करके मर गए होते हैं। मेरा लॉयर दोस्त मेरी शक्ल देख रहा होता है और मैं उसकी। मैं इसको समझ नहीं पा रहा था कि ये कोई सुपर नेचुरल केस था या मात्र एक अनहोनी कि मैंने यहाँ पर उस पुतले को जलाया और रंजन रॉय समेत एक और आरोपी विवेक अग्निहोत्री मर गया। अब ये मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसे मात्र एक कल्पना कहेंगे, मात्र एक कोइंसिडेंस कहेंगे कि मैंने पुतला जलाया और वो दोनों आरोपी मर गए, या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक आप निकालने की कोशिश करेंगे। यह आपका विवेक है। मैंने सिर्फ अपनी एक टिप्पणी दी है। शायद इस केस में और भी कुछ चीजें हैं जो मैं सॉल्व ना कर पाया हूं, पर यह केस आज भी मेरे दिमाग में रहता है जब जब मैं इस ऑडियो लॉग को सुनता हूं। जल्दी मिलेंगे एक और ऐसे दिल दहला देने वाले केस के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुपरनैचुरल क्राइम्स विद आरजे हर्ष।